हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। भाई कैसे हो आप सभी लोग? काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मैं बिजी था थोड़ा सा और मैं फ्री हुआ हूँ। फ्री तो अब भी खैर नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि अब डेली क्लासेस हो। तो देखो, जैसे आज का टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है, टॉपिक के एक सब्जेक्ट है ये, और ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है और इसी सब्जेक्ट को मैं शुरू करूंगा आपके लिए। कितने कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल से लेकर सारे में बायोलॉजी के क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं और ये सब आप जानते हो। ठीक है, तो जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं चैनल से और जो नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि अब आने वाले टाइम में मैं उनसे ही रिलेटेड टॉपिक्स आपको दूंगा जो एग्जाम्स आने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट होगा, सारी डिटेल्स के साथ सारी चीजों को, और कोशिश करेंगे कि जल्दी सारी चीजें आपके लिए हो जाएं। तो आज से सारी क्लासेस हो जाएंगी कंटिन्यू। करंट अफेयर्स के टॉपिक की बात यह है कि करंट अफेयर्स का जो भी 10 तारीख के बाद से मैंने नहीं पढ़ाई है, तो मैं अभी तो करंट अफेयर्स कल परसों भी नहीं दूंगा, तो वीक की 7 दिन की जो करंट अफेयर्स हो जाएगी उसकी वीकली करंट अफेयर्स बना दूंगा। तो एक वीक की पूरी करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50, 60, 70 उसको दे दूंगा। ठीक है, तो वो एक वीडियो हो जाएगी छोटी सी आपके लिए, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू पर डे की करंट अफेयर्स शुरू कर देंगे और पर डे आपके लिए क्लास में मिलना शुरू होगी। तो देखो, आज जो बायोलॉजी का टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, तो इसको हम अच्छे से और जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट से लेकर कॉन्सेप्ट है सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे। क्योंकि अभी आपने अगर यूपी पीसीएस का किसी ने पेपर उठा के देखा हो तो इतना बेकार पेपर यूपीएससी ने अपनी जिंदगी में पहली बार बनाया होगा, जिसमें सारे फैक्ट थे, कुछ ही क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए, पूरा के पूरा पेपर फैक्चुअल बनाया था, जो पीसीएस का लेवल नहीं होता है। इसलिए बहुत ज्यादा इसमें अटेम्प्ट कोई भी नहीं कर पाया है जिनकी फैक्चुअल पकड़ अच्छी है, रट्टा मारी वाली बात है, तो वो सारी चीजें एक अलग बात है। चलो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर हमें समझना क्या है, जैसे वर्ड लिखा हुआ है बायोलॉजी, तो एक्चुअल में सबसे पहले हम यही सीखेंगे इसमें कि बायोलॉजी होता क्या है। व्हाट इज बायोलॉजी? तो बायोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों? द ब्रांच ऑफ द नेचुरल साइंस अंडर विच द लिविंग बींग्स। तो इसके अंदर कहना क्या चाह रहा है कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम सजीव जीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। और क्या कह रहा है कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स जैसे कौन कौन से होते हैं? मॉर्फोलॉजी होता है, क्लासिफिकेशंस होता है और इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग्स, कि हमारे परिवेश के चारों ओर क्या है। हमारा परिवेश मतलब जैसे मेरा भी हो सकता है इंडिविजुअल, पेड़ पौधों का भी अपना परिवेश होता है, किसी तालाब का भी अपना परिवेश होता है, तो उसके चारों तरफ क्या है, इसका एक तरीके से क्या है? ट्रांसपेरेंस और बहुत गहन अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। मैं रिपीट करूंगा क्या बोला है मैंने सारे सेंटेंस को। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, जिसके बहुत सारे पहलू होते हैं, वेरियस एस्पेक्ट, जिसके बहुत सारे पहलू होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आकारिकी। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को वर्गीकी या वर्गीकरण बोल सकते हो। और दूसरा इंटरेक्शन विद द सराउंड, हमारे परिवेश के चारों तरफ क्या है, और इनका एक तरीके से पारदर्शी और गहन अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो ये जो मैंने पॉइंट आपके लिए, देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या मैंने बताए हैं, उनको आप नोट भी करोगे और समझोगे इसमें, कि सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो नेचुरल साइंस है, कौन सी साइंस? नेचुरल साइंस। तो देखोगे नेचुरल साइंस के अंदर हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं? आपके लिविंग बींग्स। देखो, लिविंग बींग्स को हम यहां पर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझने वाली बात यहां पर क्या पॉइंट आता है, जिसको हम बोलते हैं सजीव। देखो, मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको बैठे रहना और वीडियो देखते रहना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो वर्ड आया है सजीव, इन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्चुअल में बायोलॉजी कहलाता है। भाई सजीव का ही अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। अगर एक पॉइंट में इसकी डेफिनेशन कोई पूछे आपसे तो बोल देना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स की स्टडी ही क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है।
अब इसका भाई किसी भी तरीके से अध्ययन कर लेते हैं हम। अब देखो सजीव एक्चुअल में होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हम सजीव किसको कहते हैं, लिविंग बींग्स किसको कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हम किसी को सजीव कह सकते हैं। तो वो क्या क्या होता है, तो सबसे पहले सजीव की पहचान क्या हो सकती है कि जितने भी सजीव होते हैं वो रेस्पिरेशन सिस्टम उनके अंदर होता है, उसमें श्वसन की क्रिया होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि जितने भी सजीव होंगे वो कौन सी प्रक्रिया करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। ये किसके द्वारा करते हैं, लंग्स के माध्यम से करते हैं, जिसको हम फेफड़े बोलते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जितने भी सजीव होते हैं वो भोजन करते हैं। भाई करते हैं भाई सबके सब, आप सजीव मैं सजीव, ठीक है। जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो सजीव, जो नहीं देख रहे वो भी सजीव, ऐसा नहीं है जो नहीं देख रहे वो भी सजीव, ठीक है। या मान लो पत्थर है या कोई और चीज है, वो वीडियो देख रहा है क्या मेरी, ठीक है। तो जितने भी लोग भोजन करते हैं और श्वसन करते हैं वो सजीव की कैटेगरी में आते हैं। तो भोजन करना भी क्या है, एक सजीव की पहचान है। क्लियर है भाई, भाई जानते हो ना भोजन तो किस तरीके से करते हैं आप सब लोग। इसके अलावा क्या होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एमिशन, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन होता है एक्चुअल में कि हमारे बॉडी के अंदर जो मल होता है उसका बॉडी से बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उत्सर्जन होता है। अब देखो ये जो बाहर निकलने का प्रोसेस है कई माध्यम से हो सकता है। जैसे पहला माध्यम इसका मैं क्या बताऊं आपको, पसीना, कि पसीने के थ्रू जो हमारी बॉडी से मल निकल रहा है उस वो भी क्या है, एमिशन है। या फिर आप कह सकते हो दूसरा पेशाब के द्वारा, ठीक है। ये जो मलमूत्र निकलता है वही क्या कहलाता है दोस्तों, उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन बॉडी में हमारी में होता है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास सेंसर है दोस्तों, क्या है, सेंसर है। और सेंसर सभी जानते हो कितने होते हैं दोस्तों, सेंसर 5 होते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता चुका हूं, ज्ञानेंद्रिय इसको बोला जाता है। तो सभी के पास कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सी होती है। देखो सबसे पहली ज्ञानेंद्रिय, पहली दूसरी का तो कोई लॉजिक नहीं है, ज्ञानेंद्रिय सबसे पहले जिससे हम देख रहे हैं, आंख हमारी क्या है, सेंसर है। दूसरा नाक सूंघने का काम कर रही है, सेंसर है। तीसरा हमारी त्वचा, टच करते हैं तो हमें पता चल जाती है कि टच हुआ है हमारी बॉडी से, तो हमारी स्किन भी सेंसर का काम करती है। टेस्ट कहां से ले रहे हैं हम, जीभ से ले रहे हैं, टंग से ले रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका, सेंसर हो गया। और सुन रहे हैं हम किससे, कानों से, तो कान भी क्या हो गए, सेंसर हो गए। तो जिसमें सेंसर का प्रोसेस हो वो भी क्या है, एक सजीव की पहचान होती है। क्लियर है। इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें कि जितने भी सजीव होते हैं इनकी डेथ भी होती है। ये भी कंपल्सरी है इनके अंदर कि जो भी सजीव होगा उसकी डेथ भी होगी। तो ये कुछ पॉइंट है, और भी हो सकते हैं, काफी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई कि सजीव किसको कहते हैं, जिसके अंदर ये प्रोसेस होगा सारे के सारा, उसी को हम क्या बोलेंगे, लिविंग बींग्स बोलेंगे। जिसमें एक भी प्रोसेस नहीं है समझ लो वो लिविंग बींग्स नहीं है। भाई समझ रहे हो ना, अगर सेंसर नहीं है तो लिविंग नहीं हो सकता है। वो डेथ नहीं हो रही है तो लिविंग का यहाँ पर प्रोसेस नहीं है, उत्सर्जन नहीं हो रहा है। उत्सर्जन जरूर होगा, अगर आपने खाया है तो निकलेगा जरूर, ठीक है। भोजन करोगे करोगे, नहीं तो मर जाओगे, ठीक। तो यहां पर सजीव के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैंने इसमें क्या बताई कि जो नेचुरल साइंस की हम जैसे बात कर रहे थे, लिविंग बीइंग से ही क्या कहलाता है, आपका बायोलॉजी कहलाता है। इसके मैंने क्या बताया कि इसके वेरियस एस्पेक्ट हैं, वेरियस एस्पेक्ट हैं। ये एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, विभिन्न पहलू। इसके क्या है, विभिन्न पहलू होते हैं। वो कौन कौन से विभिन्न पहलू होते हैं भाई, एक तो मैंने बोला था आपके लिए मॉर्फोलॉजी। क्या बोला, मॉर्फोलॉजी। देखो मैंने क्या बोला है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, डीपली पढ़ाऊंगा, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी। दूसरा मैंने क्या बोला दोस्तों इसके अंदर, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और इसके अलावा मैंने तीसरा क्या बोला था, इंटरेक्शन विद द सराउंड, इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये स्पेलिंग देख लेना सराउंडिंग्स की क्या होती है। तो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग्स, देखो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अकारिकी, अकारिकी, ठीक है। क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, वर्गीकी या वर्गीकरण भी आप इसको कह सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है, परिवेश के चारों ओर, परिवेश के चारों ओर, ठीक है। अब देखोगे ये हमारे लिए अकारिकी क्या है, अकारिकी का यहां पर जो अध्ययन होता है, अकारिक मॉर्फोलॉजी में जो स्टडी करते हैं
हम शरीर की बनावट, जो जीव हैं, जैसे हम भी जीव हैं, सजीव के अंदर आते हैं, तो हमारे शरीर की बनावट क्या है, ये बनावट बनी कैसे है, किसी जंतु की बनावट कैसे बनी, किसी पेड़ पौधे की बनावट कैसे बनी, तो वो हम सबके सब किसमें स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी में। और ये जो हमारी बायोलॉजी है, इसको अलग अलग भागों में कैसे कैसे डिवाइड किया गया, कौन कौन से पार्ट्स बने, वो किसमें करते हैं, क्लासिफिकेशन में। और हमारे चारों तरफ क्या है, वो किसमें करते हैं, इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग्स, कि हमारे चारों तरफ क्या क्या है, तो हमारे परिवेश में क्या है, इसी का हम अगर पारदर्शी, सही तरीके से और बहुत गहन अध्ययन करते हैं, तभी हम क्या बोलेंगे, इसको बायोलॉजी बोलेंगे। और मुझे लगता है कि बायोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी किसको कहते हैं। ये डायरेक्ट पढ़ना चालू मत किया करो कि आए और टॉपिक उठाया सेल, भाई सेल समझ में जब आएगा जब ये समझ में आ जाए आपको। ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी आए और मूड, इसीलिए पेपर में नंबर नहीं आते आपके, कि आपको पता ही नहीं है एक्चुअल में पढ़ना कहां से और कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना है। जब आप एक बेस बना के पढ़ते हो ना किसी चीज का, तो आगे की चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। तो बेस बनाओ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और मैं कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा रहा हूं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं इसको लेके। अब देखो इसके आगे की अगर बात की जाए इसमें स्टूडेंट बायोलॉजी की, अब आते हैं जो आप पढ़ते हो उस पॉइंट पे। काफी लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, लेकिन ये है कि मैं जो बायोलॉजी आपके लिए पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट से, और देखना इसके बाद आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। सिंगल क्वेश्चन कैसा होता है बायोलॉजी का, वो नहीं छूटेगा। अब देखो बायोलॉजी की यहां पे बात करें सबसे पहले, तो ये बायोलॉजी जो वर्ड है दोस्तों, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक्चुअल में बायोलॉजी जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक को बोलते हैं हम बायो, जो पढ़ाई है आपने, लेकिन मेरा पढ़ाना काम है, मैं बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगा कि किसी भी बच्चे को कुछ नहीं आता है, मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा। दूसरा वर्ड है लॉजी। अब ये बायोलॉजी जो वर्ड है एक्चुअल में ग्रीक भाषा का ही वर्ड है। किसका है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। मैं पूरे की अगर बात करूं, अब देखो इसमें बायो जो शब्द है, इसमें इस बायो शब्द का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लाइफ। लाइफ को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, जीवन। क्या होता है इसका मतलब, जीवन, लाइफ। दूसरा इसमें जो वर्ड है दोस्तों, जिसको हम लॉजी बोल रहे हैं, इस लॉजी तो बहुत सारे वर्ड के पीछे लॉजी लिखा हुआ है, ये लॉजी वो लॉजी, मतलब लॉजी का मतलब है यहां पर हम जो लॉजी पढ़ रहे हैं, ये लॉजी वो लॉजी वाला हमारी बातों वाला नहीं है। तो यहां पर लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि बायोलॉजी के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो एक्चुअल में किसकी हो रही है, जीवन की स्टडी हो रही है। कि जहां पर जीवन की स्टडी की जाए उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बायोलॉजी। बायोलॉजी के माध्यम से हम लाइफ की स्टडी करते हैं, लाइफ को ही पढ़ते हैं हम, क्या है, ठीक है। अब देखो बायोलॉजी जो शब्द है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं आपको। ये बायोलॉजी शब्द सबसे पहले बोला किसने था या दिया किसने था, इसको इंट्रोड्यूस्ड किसने किया, सबसे इंपॉर्टेंट इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, कि भाई इसको हम बायोलॉजी शब्द बोलेंगे। तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कितने थे, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। कितने थे, दो साइंटिस्ट थे। और ये दो साइंटिस्टों ने जो वर्ड दिया था, ये दिया कब था भाई, 1801 में। कब दिया था, 1801 में ये वर्ड दिया था इन्होंने, बायोलॉजी शब्द। अब ये दो साइंटिस्ट कौन थे भाई, इसमें देखोगे एक साइंटिस्ट का नाम था, ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, बस आपका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पर, लेमार्क। जिसने नहीं पढ़ा है वो अच्छे से देखते हैं। और दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, ट्रेविरेनस। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे। इसमें देखोगे लेमार्क की अगर बात करें तो ये जो थे कहां के थे, फ्रांस के थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी ये जरूर याद रखना है कहां के थे। और ये जो थे ये कहां के थे दोस्तों, ये जर्मनी के थे। कहां के थे, जर्मनी के थे। ये जो थे बॉटनी से रिलेटेड थे और ये आपका जूलॉजी से रिलेटेड थे। ये पॉइंट भी आपने रखना चाहो याद रख लेना, नहीं कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है ज्यादा, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द को इंट्रोड्यूस कराया था। जो बायोलॉजी शब्द दिया है एक्चुअल में वो 1801 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात यहां पर समझने वाली क्या है कि लेमार्क और ट्रेविरेनस दोनों को फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं कहा जाता है। इसकी वजह क्या है कि इन्होंने सिर्फ इस वर्ड को दिया, इन्होंने इसकी कोई ग्रेजुअल स्टडी नहीं की, इसकी इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा स्टडी करके इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया, कोई डिटेल्स नहीं बताई। तो इसीलिए इसकी जिस आदमी ने डिटेल्स बताई होगी, इसकी जिसने ग्रेजुअल स्टडी की होगी,
इसने इसको संपूर्ण रूप से, जिसने पढ़ा होगा, जिसके बारे में बहुत डिटेल से कुछ बताया होगा, उसी को फादर बोलोगे ना। तो इसीलिए इन दोनों को फादर नहीं बोला जाता। तो भाई इसकी ग्रेजुअल स्टडी किसने की, इसके बारे में डिटेल से किसने बताया, इसके ऊपर पुस्तक भी किसने लिखी, तो उस व्यक्ति का नाम सभी जानते हो, नाम क्या था, एरिस्टोटल, अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु। तो अरस्तु ने बायोलॉजी का किया ग्रेजुअल अध्ययन। ग्रेजुअल अध्ययन को बोलते हैं बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत डीपली, ठीक है। अरस्तु ने किया बायोलॉजी का ग्रेजुअल अध्ययन, जिसकी वजह से इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एक तो यहां पर ये क्लियर रखना है आपके लिए कि बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है। भाई साथ के साथ स्क्रीनशॉट जरूर लेते चले आना। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है दोस्तों, तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। वजह क्या है इसकी, मैंने आपको बताई कि उन्होंने इसका गहन अध्ययन किया था, ठीक है। तो भाई यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, अरिस्टोटल। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, अरिस्टोटल। तो भाई देखोगे इनको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु नाम। तो इन्होंने ही इसका क्या किया था भाई, ग्रेजुअल स्टडी की। और एक इंपॉर्टेंट बात, ग्रेजुअल स्टडी करने के साथ साथ अरस्तु ने बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया। भाई देखोगे ये बायोलॉजी जो वर्ड है, इस बायोलॉजी को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। तब इसकी 2 ब्रांचेस इन्होंने बनाई, तो वो कौन सी थी, एक ब्रांचेस थी जिसका नाम था बॉटनी, और एक दूसरी ब्रांच थी दोस्तों जिसका नाम था जूलॉजी। क्या नाम था, जूलॉजी। तो 2 ब्रांचेस इन्होंने इसकी बनाई। हिंदी में देखोगे बॉटनी और जूलॉजी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। तो इन्होंने इन दोनों शाखाओं में डिवाइड कर दिया बायोलॉजी को। जब इन्होंने इन दोनों शाखाओं में डिवाइड किया, भाई मैंने क्या बोला है कि बायोलॉजी के फादर कौन थे, अरस्तु थे, ये सभी जानते हो, ये कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है आपके लिए हेक्टिक। अब इन्होंने जब 2 भागों में इसे डिवाइड किया, बॉटनी एक पार्ट अलग बना इसका, जूलॉजी एक पार्ट अलग बना, तो क्या इन दोनों का फादर भी अरस्तु को कहा जाएगा, नहीं दोस्तों। इन दोनों की स्टडी अलग अलग की गई थी। जैसे अगर बायोलॉजी की यहां पर बात की जाए, तो यहां पर बोटनी की अगर बात की जाए, तो बोटनी की जो अध्ययन किया था, जो स्टडी की थी, ग्रेजुअल स्टडी जो की थी, उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने अपनी किताब लिखी थी जिसमें 500 वैरायटी, क्या 500 वैरायटी किसकी भाई, 500 वैरायटी प्लांट की, किसकी, प्लांट की 500 वैरायटी के बारे में इन्होंने बात की थी। क्या 500 वैरायटी के बारे में बात की थी उस पुस्तक के अंदर, और उस किताब का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटरम। क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटरम। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या मिली हमारे लिए सीखने को, कि जो बॉटनी शब्द है, वनस्पति विज्ञान है, इसकी स्टडी किसके द्वारा की गई, थियोफ्रेस्टस के द्वारा की गई। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में पादपों की, पादप बोलते हैं प्लांट की 500 वैरायटी के बारे में चर्चा की है। इसीलिए फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा गया दोस्तों, फादर ऑफ बॉटनी कहा गया थियोफ्रेस्टस को। तो यहां पर ये लिख देंगे हम फादर, किसको कहा गया, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी। इसी तरीके से अगर जूलॉजी वाले सेक्शन की यहां पर बात की जाए, जंतु विज्ञान की, तो जंतु विज्ञान की जो स्टडी की थी वो किसने की थी, अरस्तु ने की थी। अरस्तु ने इस स्टडी के बारे में अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया, भाई ये किताब जरूर याद रखना दोनों की, एनिमेलियम, ठीक है। ये किताब लिखी थी इन्होंने, हिस्टोरिया एनिमेलियम, और इस किताब के अंदर इन्होंने 500 किसके भाई, जंतु के, एनिमल के, किसके, एनिमल की वैरायटी के बारे में बात की है कि भाई 500 जो एनिमल की वैरायटी है वो इनकी किताब है हिस्टोरिया एनिमेलियम भी बोल देते हैं इसको। 500 वैरायटीज की इसमें बात की है, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए कि किसको फादर किसका कहा जाता है, ठीक है ना।
फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक, तो यहां पर देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सारे सेंटेंस। बायोलॉजी ऑफ फादर अरस्तु को, क्योंकि पहले बायोलॉजी का ग्रेजुअल स्टडी किसने की? अरस्तु ने। जब अरस्तु ने इसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में, तो अरस्तु ने एक पार्ट रखा बॉटनी, एक रखा जूलॉजी। जूलॉजी बॉटनी के बारे में किसने दिया है? थियोफ्रेस्टस ने। इन्होंने एक किताब लिखी हिस्टोरिया प्लांटरम, जिसमें 500 वैरायटी प्लांट के बारे में उन्होंने बताया, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। इसी तरीके से जूलॉजी के बारे में एक किताब लिखी हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने 500 एनिमल की प्रजातियों की बात की, इसलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु ही कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए आप इसको क्या कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूं मैं इसमें, जल्दी जल्दी जितनी भी पॉइंट्स होंगे हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से करेंगे। करें शुरू आगे। तो आगे की कहानी क्या है दोस्तों? हो गया होगा। आगे की कहानी क्या है कि जिस तरीके से हम शुरू में एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे आपसे, जो था क्लासिफिकेशन। देखो एक मैंने पॉइंट डिस्कस किया था आपसे मॉर्फोलॉजी, आकार की, जिसमें हम बनावट की बात करते हैं, जंतुओं के, जीवों की बनावट क्या होती है, कैसे होती है। दूसरा हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे इसमें क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन की क्या बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण, इसके बारे में किस किस तरीके से स्टडी की गई, किसको वर्गीकी का फादर कहा जाता है, वो सारे पॉइंट अभी आपके सामने आने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करो और शेयर करो, और जल्दी जल्दी जितने भी लोग हैं सबको जोड़ लिया करो भाई। सब कमेंट में लिखो कैसी क्लास लग रही है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, सारी चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है भाई, इतना टाइम नहीं हो रहा है कि मैं आपके लिए यहाँ पर हंसी मजाक कर रहा हूँ, अदरवाइज तो वो भी मैं कराने में कम नहीं हूं। तो यहाँ पर हम देखोगे अभी जो चर्चा करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हिंदी वाले इसमें हिंदी में लिख सकते हैं जीवों का वर्गीकरण। क्या लिखोगे इसमें? जीवों का वर्गीकरण। ठीक, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्गीकरण की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉइंट पूछा जा सकता है पेपर में कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन के बारे में किसने प्रोनाउंस्ड किया या किसने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। मैं ये नहीं कह रहा फादर ऑफ, अभी यहां पर क्लासिफिकेशन किसको कहा जा रहा है, सबसे पहले की बात कर रहा हूं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन रे। क्या नाम था? जॉन रे। शायद आपने ये नाम नहीं सुना होगा क्योंकि आप लोग कार्लोस लिनियस ही पढ़ते हो हमेशा से, तो मैं वही बोल रहा हूं। मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपके लिए यहां पर बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जॉन रे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीवों के क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले, या तो कोई पॉइंट, सबसे पहले जीवों के क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी किसने दी? जॉन रे ने दी। लेकिन जो मेन इसका कंट्रीब्यूशन था, क्या बोल रहा हूं भाई, जो इसका मेन कंट्रीब्यूशन था क्या है, और इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो आधुनिक कॉन्सेप्ट था और इसका जो मुख्य वर्गीकरण था, और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है बराबर बांटना। ठीक है, जो इसका मेन कंट्रीब्यूशन था और मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो उनका नाम था कैरोलस लिनियस। क्या नाम था? कैरोलस लिनियस। ये काफी इंपॉर्टेंट, कार्लोस लिनियस भी इसको बोल देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लिनियस ने क्या बोला भाई कि जो हम यहां पर ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कैरोलस लिनियस ने इसको फुल्ली एक्सप्लेन किया, जबकि यहां पर जॉन रे ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया पूरी रूप से। इसको पूर्ण रूप से अगर किसी ने एक्सप्लेन किया था तो कैरोलस लिनियस ने किया, और इसके लिए इन्होंने 3 किताबें लिखी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 किताबों के अंदर इन्होंने इसको फुल्ली एक्सप्लेन किया था। कौन कौन सी थी? इनकी तीनों किताबों के नाम यहां पर लिखोगे। एक का नाम था जेनेरा प्लांटरम, जेनेरा प्लांटरम। दूसरी किताब का नाम था सिस्टम नेचुरल, लिख लो सिस्टम नेचुरल। ठीक है, 2 किताबों के नाम लिख लो, सिस्टम नेचुरल और जेनेरा प्लांटरम। एक
तीसरी किताब भी थी दोस्तों, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, मैं बताता हूं आपके लिए। लिखो, दोनों किताबों के नाम लिखो पहले आप। फिलोसफी ऑफ बॉटनी, तीसरी किताब लिखोगे यहां पर। बॉटनिया, ये 3 किताब है। इन 3 किताब में इन्होंने इसको पूर्ण रूप से समझाया है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। कार्लोस लिनियस की तीनों किताबों के बारे में लिखोगे आप। जेनेरा प्लांटरम, सिस्टम नेचुरला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है? सिस्टम नेचुरला, जिसके बारे में पेपर में कई बार पूछा है। और फिलोसफी ऑफ बॉटनिया, ये 3 किताबें किसने लिखी थी? कार्लोस लिनियस ने लिखी थी। और वो किस सब्जेक्ट पर लिखी थी? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर लिखी थी। एक इंपॉर्टेंट बात, अभी इसलिए भी फादर नहीं बोला गया इनको, इसलिए भी फादर नहीं बोला गया, जिसके लिए फादर बोला गया वो कौन सा कॉन्सेप्ट था, और वो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट था। इनको लिखना है आप लोग, मैं रफ्तार डाउन साहब के साथ। इन्होंने क्या काम किया कि जितना भी ऑर्गेनिज्म था, जितना भी जंतु जगत था, जितने भी जीवों का किंगडम था, उसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो भी ऑर्गेनिज्म था इन्होंने क्या करा? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि यहां पर कार्लोस लिनियस के द्वारा 2 पार्ट्स यहां पर अलग से बायोलॉजी के बनाए गए। ध्यान से सुनना। एक पार्ट इन्होंने क्या बनाया? यहां पर एक पार्ट बनाया इन्होंने प्लांट किंगडम। क्या बनाया? प्लांट किंगडम। और दूसरा क्या बनाया इन्होंने? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। ये 2 पार्ट इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट थे कि भाई इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अगर हम इसको किंगडम में, जगत के रूप में बांटे तो इसको 2 पार्ट्स में बांटेंगे। इसको फिर क्या बोलेंगे हम हिंदी में? इसको बोलेंगे हम पादप जगत, पादप जगत। और दोस्तों इसको क्या बोलेंगे हम? जंतु जगत। जब इन्होंने इनको 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया, तब इनको क्या बोला गया था? फादर ऑफ वर्गीकी बोले तो क्लासिफिकेशन। मतलब इन्होंने बहुत स्टडी करके इन सारी चीजों को दिया। तो कौन है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन? कार्लोस, कैरोलस भी बोल देते हैं, कैरोलस लिनियस। अभी इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा थोड़ा सा, इससे पहले हम कुछ चीजों को और स्टडी करते हैं। अब इन्होंने देखो क्या हुआ कि 2 पार्ट्स इसके बनाए बायोलॉजी के, और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। ये भी पूछ लेता है कि बताइए जो किंगडम जगत था वो किसके द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया। अब इन्होंने तो कर दिया ये सारा काम, इन्होंने 3 किताब भी लिख दी, इन्होंने पूरी तरीके से क्लासिफिकेशन को पूर्णतः इंटायर रूप से, फुली रूप से, एकदम से कर दिया, और इसको डिवाइड भी कर दिया। इनके करने के बाद, ठीक है, ये लगभग मेरे ख्याल से 1753 की बात होगी, एक्चुअल डेट मुझे भी ध्यान नहीं है। इनके करने के काफी टाइम बाद एक डेट आती है 1969। कौन सी डेट है दोस्तों? 1969। और एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। ठीक है, R.H. विटेकर, एक वैज्ञानिक का नाम बता रहा हूं मैं यहां पर, R.H. वाइटेकर। ठीक है, ये वैज्ञानिक हुए थे R.H. वाइटेकर। इन्होंने क्या काम किया कि जो क्लासिफिकेशन किया था कार्लोस लिनियस ने, 2 पार्ट्स में इन्होंने 2 किंगडम के रूप में डिवाइड किया था जो बायोलॉजी को, इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया। और इन्होंने इसको रिप्लेस करके बोला कि जो क्लासिफिकेशन है बायोलॉजी का वो 2 नहीं है, वो 5 पार्ट में होना चाहिए। कितने में होना चाहिए? 5 पार्ट में वो क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ये बात किसके द्वारा की गई? R.H. विटेकर के द्वारा की गई। वाइटेकर ने ये बात बोली कि भाई 5 क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स होने चाहिए इसके। अब वो 5 कौन कौन से हैं? तो भाई 5 को आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं भाई? MPPFA। भाई इस तरीके से याद रखोगे शॉर्ट में, मैं सारी फुल फॉर्म बताऊंगा। MPPFA, ये 5 पार्ट दिए इन्होंने। यहां पर M का मतलब क्या है दोस्तों? मोनेरा। कौन सा है भाई? मोनेरा किंगडम। 5 पार्ट किसके द्वारा दिए गए? R.H. विटेकर के द्वारा 1969 में दिए गए। P का नाम मतलब यहां पर क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को हिंदी में भी प्रोटिस्टा, और मोनेरा को हिंदी में भी मोनेरा बोलेंगे। यहां पर दूसरी P का नाम क्या है? प्लांटिया।
प्लांटिया, और यहां पर प्लांटिया को आप हिंदी में पादप कह सकते हो, ओके। और यहां पर एफ का मतलब क्या है, फंजाई, इसको आप कवक कह सकते हो, कवक जगत। और यहां पर ए का मतलब क्या है दोस्तों, एनिमल, और एनिमल को क्या कह सकते हो यहां पर, जंतु जगत। तो इन्होंने 5 पार्ट इसके दिए, कौन कौन से दिया, मोनेरा दिया, प्रोटिस्टा दिया, प्लांटिया दिया, फंजाई दिया और एनिमल दिया, कि 5 पार्ट में क्लासिफिकेशन होना चाहिए बायोलॉजी का। जबकि 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किसने किया था, कार्लोस लिनियस ने किया था, ठीक है। मोजा हो गई, कार्लोस लिनियस क्या बोले यार, हमारी चीज को इन्होंने बदल दिया है। अब देखो इनमें जो है ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया और फंजाई, ये एक्चुअल में है क्या, थोड़ी सी बात इनके बारे में भी कर लेता हूं जिससे कि यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये मोनेरा जगत के अंदर आते हैं, वो कौन से आते हैं, बस एक पॉइंट में क्लियर कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। इन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब एक कोशिकीय। जो जीव एक कोशिकीय होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं बात बता रहा हूं। मोनेरा जगत के अंदर कौन से आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जीव आते हैं, जिसमें आप कौन कौन से ले सकते हो, जैसे यहां पर बैक्टीरिया ले सकते हो, साइनोबैक्टीरिया ले सकते हो, साइनोबैक्टीरिया ले सकते हो यहां पर, और आर्कीबैक्टीरिया ले सकते हो यहां पर आप, आर्कीबैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया वाला ये जगत है पूरे के पूरा, ये किसके अंदर आता है, मोनेरा के अंदर आता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, एक कोशिकीय सेल होते हैं। अभी मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, सेल वाली वीडियो आपको अगली क्लास में दूंगा, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी यहां पर इतना ही समझ लो। दूसरा देखोगे जो मोनेरा वाला होता है, ये काफी मोनेरा के बाद जो प्रोटिस्टा होता है, जो प्रोटिस्टा जगत है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में प्रोटिस्टा जगत एक ऐसा जगत है जिसके अंदर आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों जीवों को ही इसमें पाओगे। किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। वो एक्चुअल में क्या होता है कि इसके अंदर जो पाए जाते हैं, एक तो आपके प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक अभी मैं समझाऊंगा, और दूसरा जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक जो होते हैं, ये एक्चुअल में सिर्फ वही होते हैं जो जलीय जीव होते हैं। कौन से होते हैं, जलीय जीव। जल में रहने वाले जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, इनको बहुकोशिकीय बोलते हैं एक्चुअल में, और ये प्रोकैरियोटिक सेल, इन दोनों ही सेल किसमें पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में। अब लोग सर ये दोनों ही सेल पाए जाएंगे तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ यहाँ पर, एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए युगलीना, एक वर्ड सुना होगा आपने, कई बार पेपर में आता है युगलीना, एक वर्ड आता है युगलीना, कि बताइए युगलीना जो है ये किसके बीच की कड़ी है, कौन से दो जीवों के बीच की या कौन से दो के बीच की कड़ी को हम युगलीना से जोड़ते हैं। तो युगलीना जो होता है एक्चुअल में वो प्लांट और ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल एक तरीके से कह सकते हैं, प्लांट और एनिमल के बीच की जो कड़ी है वो कौन सी होती है, युगलीना होती है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी को हम किससे जोड़ते हैं, युगलीना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो युगलीना जो होता है वो किस में आता है, आपका प्रोटिस्टा में आता है। जब प्रोटिस्टा में ही आता है तो इसी की वजह से इसके अंदर दोनों ही आते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आते हैं। क्लियर हो गया, कोई समझ में आ रहा है। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर एक तो यहाँ पर आप अमीबा ले सकते हो, अमीबा ले सकते हो, अमीबा। दूसरा यहाँ पर प्रोटोजोआ ले सकते हो, सॉरी हाँ प्रोटोजोआ ले सकते हो, इसमें प्रोटोजोआ। ये दो इसमें एग्जांपल ले लो, यहाँ पर अमीबा और प्रोटोजोआ के दो एग्जांपल यहाँ पर आपके लिए हो जाएंगे। तीसरा जो प्लांटिया है पादप वाला, इसमें कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं, इसके अंदर वो सब पेड़ पौधे आते हैं जो रंगीन होते हैं, जो कलरफुल होते हैं, ठीक है। जो कलरफुल पेड़ पौधे होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, प्लांटिया के अंदर आते हैं। जैसे आपको इसमें एग्जांपल ले सकते हो, शैवाल ले सकते हो, शैवाल ले सकते हो। इसके अंदर आप मॉस ले सकते हो। मॉस एक्चुअल में क्या है, प्लांट है। कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि बताइए मॉस क्या होता है। इसको हिंदी में मांस लिखा आता है इस तरीके से, इसे हम मॉस इस तरीके से होता है तो मॉस बोलते हैं, मांस नहीं पढ़ना है। ये प्लांट होता है। शैवाल ले सकते हो, नील हरित शैवाल जिसको बोलते हैं, ग्रीन ब्लू एल्गी जिसको बोलते हैं। और जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं और बिना फूल वाले पौधे होते हैं वो सबके सब किसके अंदर आ सकते हैं,
प्लांटिया के अंदर आते हैं। एक तरीके से कहा जाए यहाँ पर छोटी सी बात कि जो यूकैरियोटिक सेल्स वाले पौधे होते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल जिसे हम बहुकोशिकीय बोलते हैं, बहुकोशिकीय वाले पौधे किसमें आते हैं? प्लांटिया में आते हैं। शैवाल हो गया, मॉस हो गया, बिना फूल वाले पौधे हो गए और फूल वाले पौधे भी यहाँ पर हो गए। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। क्या है? फोटोसिंथेसिस की इसमें प्रक्रिया इनके अंदर होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर फंजाई की बात की जाए तो फंजाई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये मेटोमॉर्फिक जो होता है जिसे हम परपोषित बोलते हैं, ये परपोषित जीव भी इसके अंदर आते हैं। परपोषित जीव एक्चुअल में किसको बोला जाता है दोस्तों? परपोषित जीव वो होते हैं जो दूसरे जीव के द्वारा बनाए गए खाने पर निर्भर रहते हैं। मेटोमॉर्फोलॉजिक इनको बोलते हैं, मेटोमॉर्फिक बोल सकते हो, जो दूसरे के बनाए हुए खाने को खाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? परपोषित जीव बोलते हैं। तो इसके अंदर परपोषित जीव आ जाते हैं। इसके अंदर आपका यूकैरियोटिक सेल्स जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिसमें जंतु भी हो सकते हैं, पेड़ भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर आ सकते हैं। किसके अंदर आते हैं? फंजाई के अंदर। एक्चुअल में इसके अंदर जो आते हैं वो मृतोपजीवी आते हैं। मृतोपजीवी बोले तो इसके व्यंजन इसको बोले जाते हैं, जैसे इसके अंदर आप ले सकते हो जैसे गिद्ध हो गया, बाज हो गया। मृतोपजीवी मतलब मृतोपजीवी का मतलब होता है मरे हुए जानवर को खाया, मरा हुआ बेकार खाना खाते हैं। तो इसमें बाज हो गया, चील हो गया, गिद्ध हो गया, तो वो किसके अंदर? फंजाई मतलब उसके अंदर लिए जाते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं लिए जाएंगे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इसके अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज भी नहीं बोलेंगे हम, एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूं इसके अंदर वही आते हैं मृतोपजीवी, जैसे गिद्धबाज हो गया, उन्हीं को एग्जाम्पल मान सकते हो। एनिमल जगत ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एनिमल जगत के अंदर तो वो सब आता है जो सब यूकैरियोटिक सेल्स है, जैसे मैं हूं, आप हो, पेड़ है, जंतु हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, वो एनिमल जगत के अंदर आते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बात थी कि इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई और एनिमल क्या होते हैं। मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। एक काम करूंगा, और मैं वीडियो ये बड़ी हो जाएगी तो मैं अगली वीडियो में इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो के हिसाब से ही मैं यहां पर क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। देखो अब देखो आगे इसमें जो हम स्टडी करने वाले हैं, अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? अभी हमने स्टडी इसके अंदर की है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कार्लोस लिनियस ने दिया और आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। इन दोनों को स्टडी किया है हमने। अब देखो इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है जिसे बोलते हैं बाइनरी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, के जीवधारियों की द्विनाम पद्धति। ये किसके द्वारा दी गई थी और ये होती क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये बाइनरी सिस्टम कई बार पेपर में पूछा गया है, बाइनरी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बाइनरी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म कई बार पेपर में आ चुका है कि बताइए जीवधारियों की जो द्विनाम पद्धति थी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, इसको हिंदी वाले जरूर लिख लेना भाई, पेपर में हिंदी में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी, इसी बात की हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखो ये बाइनरी सिस्टम जो दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा? कैरोलस लीनियस के द्वारा इसको दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आने वाला क्वेश्चन कि बाइनरी सिस्टम्स क्या किसके द्वारा दिया गया था। एक्चुअल में बाइनरी सिस्टम के अंदर होता क्या है? बाइनरी सिस्टम के अंदर हम जीवधारियों की पहचान कर लेते हैं। इसमें जीवधारियों की पहचान कैसे होगी उस तरीके से समझाया गया है कि जीवधारियों की पहचान करने के लिए जीवधारियों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उनकी पहचान किस किस तरीके से होती है, वो 3 पार्ट्स क्या क्या होते हैं कि सबसे पहली जो बात है, हम जीवधारी का वंश पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए? वंश पता होना चाहिए। जो इसका जेनरिक है वो हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात इसकी हमें जाति पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जाति किस जाति का है वो पता होना चाहिए। और तीसरा लास्ट इसका हमें वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वैज्ञानिक नाम इसका हमको
पता होना चाहिए। ये 3 बातें अगर आपको पता है तो आप उस जीव के बारे में पूरी तरीके से जानकार बन सकते हो। तो वंश, जाति और वैज्ञानिक नाम, किसी भी चीज का पता होना, वही हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी सिस्टम कहलाता है। इसमें 3 चीजों को जोड़ा गया है। जैसे इसका मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे भाई मैन है, कौन है, मैन, और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या होता है, होमो सेपियंस, सेपियंस ये होता है, बाद में सेपियंस, ठीक है। और लिन, लिन इसके अंदर जोड़ेंगे, मैं बताऊंगा क्या है। तो इसमें जो होमो है वो मानव का क्या है, वंश है। होमो क्या है, एक्चुअल में मानव का वंश है। सेपियंस जो है ये मानव की क्या है, जाति है। और लिन कौन है, ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नाम है। एक्चुअल में जो कैरोलस लिनियस है, ये लिन यहां से लिया गया है, LINN, भाई लिन, इनको कैरोलस लिन भी बोल सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक का नाम इसमें जुड़ा हुआ होता है। तो इन 3 के आधार पर आप किसी की भी पहचान कर सकते हो कि कौन सा जीवधारी किस टाइप का है, कैसा है। तो यहाँ पर इस तरीके का मैंने एग्जांपल दिया है। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूं, कुछ चीजों के वैज्ञानिक नाम जो पेपर में हमेशा आते रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और क्लास को हम यहीं पर रोक देते हैं। आज की अगली जो क्लास होगी वो सेल वाला टॉपिक होगा। इसी तरीके से पूरी बायोलॉजी की टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे। भाई पूरी टेबल बना लेना, यहाँ पर नेम लिख लेना एक साइड में, और एक साइड में इनके साइंटिफिक नेम लिख लेना। तो यहाँ पर देखोगे ये जो नाम है उसके बारे में जो भी नाम होगा, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर मैन ले रहा हूं, तो मैन का जो साइंटिफिक नेम है SIN, साइंटिफिक नेम क्या होता है उसके बारे में जानते हो। जहां पर सभी जानते हो कि मैन को क्या बोला जाता है, होमो सेपियंस। स्पेलिंग में मिस्टेक को तो देख लेना, लिन, भाई लिन मत लिख सकते हो, बस होमो सेपियंस याद रखोगे आपके लिए काफी रहेगा, ठीक है। याद कर भाई, फटाफट से लिखते चले आओ सारी चीजें। दूसरा देखोगे इसमें कैट, बिल्ली का लिखोगे इसमें फटाफट से। बिल्ली का क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका, कैट फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। काव का क्या लिखोगे यहां पर, बॉस इंडिकस, ठीक है, BOS, बॉस इंडिकस। काव के बाद में लिखोगे मैंगो, काफी इंपॉर्टेंट है मैंगो का, कई बार आ चुका है मैंगो का। देखो मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका लिखोगे। फिर लिखोगे व्हीट, व्हीट को बोलते हैं गेहूं, गेहूं का लिखोगे ट्राइटिकम, ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्राइटिकम एस्टिवम। किसका लिखोगे दोस्तों, व्हीट का लिखोगे। इसके बाद लिखोगे ग्रेम, ग्रेम का लिखोगे चना जिसको बोलते हैं हम, सीसर, देखो CICER, सीसर। आर्टिक्टिनम, आर्टिक्टिनम, ठीक है, सीसर आर्टिक्टिनम। काफी इंपॉर्टेंट है मेढक का, फ्रॉग, काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग का लिखोगे राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई क्लास, राना टिग्रीना। कुत्ते का लिखोगे बहुत इंपॉर्टेंट, डॉग, कई बार पेपर में पूछा जाता है डॉग, कैनिस फैमिलियर, कैनिस फैमिलियर, ठीक है, कैनिस फैमिलियर, काफी इंपॉर्टेंट है भाई डॉग का। इसके बाद में लिखोगे आप सभी लोग हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई घर की जो घरेलू मक्खी होती है, हाउस फ्लाई। मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका, मेरे ख्याल से यहां तक आपको दिख रहा होगा, 2-3 और लिखवा रहा हूं बस। मुस्का डोमेस्टिका उदाहरण लिख देता हूं, इनको नोट कर लो सभी लोग। राइस का लिखोगे चावल का, ओराइजा सटीवा, राइस का लिख दो, यहां पर लिख देता हूं मैं, ओराइजा सटीवा, लिखोगे। राइस का लिख दो भाई, राइस के बाद लिखोगे आप लोग सब पी का, पिसम, पी बोले तो मटर, सटीवम लिख दो भाई, पिसम सटीवम।
इसके बाद लास्ट लिख दो मस्टर्ड का, बरिस्का, कॉम्पेस्टराइज, मस्टर्ड सरसों, बरिस्का, ठीक है, और लास्ट में इसके में लिख दिया ना कॉम्पेस्टराइज, कॉम्पेस्टराइज, ठीक है। ये कुछ नाम है, साइंटिफिक नेम है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से। मैन का क्या है? होमोसेपियंस। बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। काऊ का क्या है? बॉस इंडिकस। मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका। वीट का ट्राइटिकम एस्टिकम। ग्रेन का सिशर आर्टिक्टिनम। फ्रॉक का गाना टिग्रिना। डॉग का कैनिस फैमिलियर। हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका। राइस का ओराइजा सटिवा। पी का पिसम सटिवम। और ये है आपका मस्टर्ड सरसों, सरसों का है आपका वरिस्का कॉम्पेस्टराइज। तो मेरे ख्याल से आज में सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन था, और ये इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं इसके से कि उसके इंट्रोडक्शन में हमने बायोलॉजी के बारे में क्या क्या सीखा, क्या क्या यहाँ पर है। अगली क्लास होगी सेल वाला चैप्टर, जो पहला चैप्टर इसका होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, वहां से आपके लिए काफी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी उतने ही आते हैं। क्लास सभी इंपॉर्टेंट होंगी बायोलॉजी को। वीडियो को शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मैं लेता हूँ आपसे यहीं से विदा, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।